आज सुबह यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचने का उनका प्लान पहले से ही तय था। ऋषि सुनक ने लंदन में ही तय कर लिया था कि जब वो भारत आएंगे तो फिर अक्षरधाम मंदिर में जाकर दर्शन जरूर करेंगे। ऋषि सुनक पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ मंदिर पहुंचे थे। मंदिर के मैनेजर से सुनिए सनातनी सुनक की भक्ति कथा। G20 समिट के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो हैं आज सुबह यानी कि G20 के दूसरे दिन सुबह पहुंचे अक्षरधाम मंदिर और वहां पर क्या कुछ हुआ ये जानते हैं। इस वक्त अक्षरधाम मंदिर के प्रबंधक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, JM दवे जी। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, आप पूरे वक्त मौजूद होंगे। सुबह ऋषि सुनक जी किस वक्त यहाँ पर पहुंची और क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर उनके लिए किया गया था, किस वक्त उन्होंने पूजा? वो सुबह 6:30 और 7 के बीच में आने वाले थे और 6:30 के 7 के बीच में वो आ गए। लेकिन उसके पहले सिक्योरिटी की टीम, भारत सरकार की सिक्योरिटी, उनकी सिक्योरिटी, दिल्ली पुलिस, बहुत लोग आए गए थे। और हमारे सब जो कार्यकर है, जो पब्लिक रिलेशन में है दूसरे, वो लोग भी सुबह 5 बजे से यहाँ हाजिर थे। तो हमने जब उन्होंने कहा कि मुझे अक्षरधाम मंदिर का दर्शन करना है, ये हमको मैसेज लंदन से आया था, तो उन्होंने कहा हम कब आ सकते हैं। हमने कहा जब भी आपकी इच्छा है। फ़ोन आया कि हम लोग सुबह जल्दी आना चाहते हैं, आइए आप। तो वो कल वो आ गए थे आज। हाँ। जब वो आए उनके साथ उनकी पत्नी मौजूद थी। तस्वीरें हमने देखी, बेहद खूबसूरत तस्वीरें थी। पूजा कर रहे थे वो और भक्ति में लीन जो है वो दिखाई दिए। वो तो क्या कुछ हुआ ज़रा बताइए। मैं बताऊं कि जब वो आए तो हमने परंपरागत से जो उनका स्वागत होता है वो स्वागत किया। हमारे संतों ने उनको पुष्पा माला अर्पण की। उनकी वाइफ को हमने पुष्पमाला दी। उनको कहा कि अभी आप यहाँ रहिए। तो बोला नहीं, मुझे सबसे पहले मंदिर का दर्शन करना है। तो उसी के लिए मैं आया हूँ और हम उनको दर्शन करने के लिए मंदिर में ले गए। अभी ये मंदिर है ना, वो भारत का एक श्रेष्ठ मंदिर है जहाँ कहीं भी लोहे का, सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया। जो हमारी परंपरागत मंदिर की निर्माण ऐसे ही होता था। उस टाइम लोहा भी नहीं था, सीमेंट भी नहीं था। तो हमने भी ये अभी 2000 की साल में शुरू किया, 2005 में ख़त्म किया है। 5 साल में इतना बड़ा मंदिर, विदाउट आयरन, विदाउट स्टील। तो उन्होंने कहा मुझे देखना है, तो हम उनको ले गए। वहाँ मध्य मंदिर में भगवान स्वामीनारायण, जिन्होंने स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना की, उनका और उनकी गुरु परंपरा के सब मूर्तियाँ हैं। बहुत प्रेम से दर्शन किया, आरती की। उनकी पत्नी ने भी वहाँ वो आरती की और पंचांग प्रणाम किए उनकी पत्नी ने। और उनके बाद हमारे वहाँ राधा कृष्ण, सीताराम और हनुमान जी, लक्ष्मी नारायण, पार्वती, शिवजी और गणपति, उनकी भी बहुत बढ़िया मंदिर और मूर्तियां हैं। और हर जगह पे जाके उन्होंने बहुत भाव से, प्रेम से पुष्पांजलि भेंट की। वहाँ 5 ना सिर्फ वो मंदिर पहुंची और उन्होंने आरती की, बल्कि हर जगह देखी। सारे भगवानों के आगे पुष्पांजलि जो है वो अर्पित की। तो मुझे ये बताइए उसके बाद क्या हुआ, मंदिर में कितना वक्त उन्होंने गुजारा? उन्होंने कम से कम मेरे हिसाब से 40 मिनट्स, जो 90% ऑफ की टाइम था वो वही मंदिर में दर्शन करने में। और दर्शन करने के बाद वो हमारे पास आए रिसेप्शन सेंटर में। रिसेप्शन सेंटर में हमने उनको अक्षरधाम की बहुत अच्छी प्रतिकृति मॉडल दिया। उनकी वाइफ को भी ये अक्षरधाम के बारे में सब गिफ्ट दी और उनको कहा कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा और भी वीडियो शो है, बोट राइड है, सब कुछ है। बोला अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सिर्फ इसके लिए आया था, मैंने दर्शन कर लिया। यानी कि कम वक्त था लेकिन दर्शन उन्होंने जरूर करे। मतलब उनके पास बाकी चीजों के लिए वक्त नहीं था, लेकिन उनके लिए दर्शन बहुत ज्यादा जरूरत है। दर्शन उन्होंने किए, आरती, पूजा, जो भी आप कहे वो सब उन्होंने किया। उसके बाद मुझे बताइए आपसे क्या कुछ बातचीत हुई, आपसे कुछ बात हुई? ये बातचीत हुई कि हमें यहाँ आने से बहुत आनंद हुआ। मेरी भी लंदन मंदिर में मैंने दर्शन किया था, तभी से मेरी इच्छा ये थी कि मैं जब भारत में जाऊँगा, वहाँ भी मुझे संतों ने बताया था कि आप अगर दिल्ली जाते हैं तो बहुत बड़ा अक्षरधाम है, देखिए। तो मुझे ये दर्शन करना था, इसलिए मैं जल्दी आ गया। की इच्छा थी बहुत पहले से कि दर्शन करना है और उन्होंने दर्शन किए। और क्या कुछ बातचीत हुई, क्या उनके लिए यहाँ पर हमने देखा था छोटे छोटे बच्चे थे जो उनके वेलकम के लिए फूल लिए में अक्षरधाम में 700 से ज़्यादा स्वयंसेवक है और वो सब गृहस्थ भी उसमें बहुत हैं। उनके बच्चे भी हैं, उनके बच्चों ने भी स्वागत किया और बहुत अच्छी तरह से उनको अच्छा लगा, बहुत पसंद हो गए। उनकी पत्नी ने क्या कुछ कहा? उनकी पत्नी तो मैं बता रहा हूँ, जो हमारे मूर्ति साहब है, बहुत बड़े IT के सेक्टर, उनकी लड़की है, उनकी बिटिया है। और वो तो मैंने जैसे कहा उसने तो पंचांग प्रणाम किए मूर्ति को।
और इतने प्रेम से, इतने सबका सब समय है ना, वो समझ लीजिए 85% उन्होंने मंदिर दर्शन में ही हुए। तो आज की सुबह जो ऋषि सुनक का सनातनी सुनक वाला अवतार देखने के लिए मिला, उसी की भक्ति कथा आप सुन रहे थे। और आइए अब सीधे आपको लेकर चलेंगे भारत मंडपम। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, नीरज पांडे भी और जैनेंद्र भी। जरा जानते हैं दोनों के पास क्या क्या अपडेट है। नीरज, पहले आपके पास आ रही हूं। 12:30 बजे तक तय था तीसरे सत्र का समापन, सब कुछ ऑन टाइम ऑन शेड्यूल। नीरज? बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ऑन टाइम ऑन शेड्यूल है। और फिलहाल वो बैठक जारी है तीसरे सेशन की बात, जिसमें वन फ्यूचर की बात हो रही है, यानी कि पूरे विश्व का फ्यूचर एक हो, ऐसी चर्चा हो रही। चूंकि भारत वैसे भी वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास रखता है, और जिस तरह से पिछले 2 दिनों में भारत ने अपनी नीति और नियति के दम पर पूरे विश्व को अपनी नीति पर लाकर उसको शुरू किया है, उसको अडॉप्ट करवाया है, वो अपने आप में अद्भुत है। फिलहाल मैं जहाँ पर हूँ ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है। यहाँ कल के मुकाबले आज हलचल कम है, लेकिन मैं अपने कैमरामैन मान से कहूँगा कि वो एक बार पैन करके पूरे मीडिया सेंटर को दिखाएं। देखिए किस तरह से पूरे मीडिया सेंटर का अगर हाल देखें तो कल के मुकाबले हलचल कम है। आज भी देखिए विदेशी मीडिया के जो सदस्य हैं, जो दोस्त हैं, वो भी अब धीरे धीरे यहाँ से निकलने की प्रोसेस में है, क्योंकि दूसरे दिन का जो अंतिम सेशन है वो भी बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है, अंतिम चर्चा उस पर हो रही है। लेकिन रोमाना, एक बात यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। आज कई बायलैटरल्स हैं, उन बायलैटरल्स से बहुत सारी चीज़ें निकल कर आनी, क्योंकि अभी अगले 2 दिनों में जो चीज़ें सामने आई वो तो है ही, लेकिन बायलैटरल्स में जो चीज़ें निकल कर आएंगी उसके बाद कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं। तो भले ही अंतिम दिन का लास्ट सेशन चल रहा हो, लेकिन उस बायलैटरल्स में क्या निकला और उनमें कौन कौन सी वो बातें हैं जिसमें भारत और दूसरे जो देश हैं उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता में खास चीज़ें निकल कर आई, वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए पता चलेगी। तो आज जहां पर हूं, यहां पे जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल बनाए गए हैं, यहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होगी और पता चलेगा कि क्या कुछ निकल कर आया। बिल्कुल, आप रहिए, मेरे साथ में लौटूंगी आपके पास। जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, अगर द्विपक्षीय वार्ता की बात की जाए, जिसका जिक्र अभी नीरज पांडे भी कर रहे थे, तो पहले दिन हमने देखा था 3 द्विपक्षीय वार्ता, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बातचीत थी। उसके बाद कल के दिन भी हमने देखा 4 द्विपक्षीय वार्ता, और आज के लिए 8 द्विपक्षीय वार्ताएं, बायलैटरल टॉक्स जो शेड्यूल्ड हैं। और साथ ही जिस बात का जिक्र नीरज कर रहे थे कि साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होंगी, जिसमें फ्रांस की तरफ से कहा जा रहा है कि इमैनुअल मैक्रोन आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और इस बारे में क्या क्या जानकारी और कौन कौन से वर्ल्ड लीडर्स जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ सकते हैं। जैनेंद्र? बिल्कुल रोमाना, देखिए फिलहाल तो सिर्फ मैक्रोन की ही जानकारी है ऑफिशियली कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं समिट के समापन के बाद, लेकिन बायलैटरल्स जो होने हैं समिट के समापन के बाद वो अहम है। अमेरिका के साथ प्रधानमंत्री ने वार्ता की थी, इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत हुई। 3 देशों के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बातचीत बीते 2 दिनों में हो चुकी है, और अब G20 की बैठक के समापन के बाद आधा दर्जन से ज़्यादा बायलैटरल टॉक्स और होने हैं, जिनमें अहम जो देश हैं वो ब्राज़ील, तुर्की, यूएई, साउथ कोरिया, इस तरीके के देश हैं जिनके राष्ट्र प्रमुख जो आए हुए हैं दिल्ली, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। हो सकता है कि कुछ समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए जाएं। आखिरी सत्र है और यहाँ पर एक तरीके से क्लोजिंग का जो मूड है रोमाना, वो पूरे इस भारत मंडपम के परिसर पर में हमें अंदर नजर आ रहा है। जो विदेशी पत्रकार हैं या फिर जो यहाँ पे जो विदेश मंत्रालय के कई सारे अधिकारी और कर्मचारी जो लगे हुए थे बीते कई घंटों से, वो सब लोग मैं देख रहा हूँ आते जाते में। यहाँ पीछे एक हैशटैग G20 इंडिया बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ है, सेल्फियां ले रहे हैं। तो एक तरीके से समापन का माहौल है। भारत मंडपम देखिए इतना खूबसूरत है, और वैसे भी यहाँ से अब लौट कर जाना है इन विदेशी मेहमानों को, तो वो यादें हैं उन्हें तस्वीरों में कैद करने की एक कवायद, जिसके बारे में जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी जो वहां पर मीडिया सेंटर में भारत मंडपम में मौजूद हैं वो। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जो G20 समिट न्यू दिल्ली को लेकर डिक्लेरेशन सामने आ गया था कल, जिस पर मोहर लग गई थी, उस पर अब अमेरिका की तरफ से एक बयान भी सामने आया है। शांति की ओर बड़ा कदम अमेरिका इसको करार दे रहा है। अमेरिका कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नियम माने रूस,
अमेरिका के एनएसए की तरफ से यह बयान आया है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से ये डिक्लेरेशन आया, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, उसमें साफ तौर पर यूएन चार्टर के आधार पर यूक्रेन में शांति की बहाली हो, इस बात पर मुहर लगी थी। और अब अमेरिका की तरफ से ये प्रतिक्रिया इस रूप में आना, अंतर्राष्ट्रीय नियम रूस माने, शांति बहाली के लिए ये एक बड़ा कदम है। इस पर और डिटेल्स क्या मिल रही हैं, जरा जानते हैं। हम हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह के पास जानकारी है। आशीष, देखिए, एयरफोर्स वन प्लेन जिसमें अभी जो बाइडेन वियतनाम के लिए निकले हैं, वहाँ पर प्रिंसिपल डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए हैं जो कि अमेरिका के, उन्होंने अब से चंद मिनटों पहले जस्टिफाई किया है। ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर ये नेगोशिएशन कैसे हुआ, रशिया का नाम कैसे ड्रॉप किया गया। मुझे लगता है इस पर्सपेक्टिव में उन्होंने इसको एड्रेस किया है और अमेरिका की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि ये एक बड़ा कदम उठाया गया है इन लाइन विथ जो बाली में डिक्लेरेशन आया था और जो स्पिरिट है यूएन चार्टर का। हमने सबने मिल करके, तमाम G20 के देशों ने, उस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि रशिया पर हम एक तरह से प्रेशर बना रहे हैं, रशिया को हम ये कह रहे हैं कि आप यूएन चार्टर का पालन करें और जो यूक्रेन के खिलाफ अग्रेशन है उसको रोकें। बिल्कुल, मुझे लगता है जरा एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी एक एक रिएक्शन लेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ स्कंद तायल साहब मौजूद हैं। पहला रिएक्शन आपसे ही लूंगी सर। जो बात कही जा रही थी कि साहब ये तो बड़ी जीत एक तरीके से इस रूप में हो गई कि अमेरिका को मना ले जाया गया कि रूस का नाम लिए बिना एक सहमति बन जाए, लेकिन अब सवाल जब अमेरिका से हो रहे हैं तो फिर घूम फिर कर रूस का नाम आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों को रूस माने। स्कंद तायल सर, देखिए, यहाँ दो बातें हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि रूस और अमेरिका लेड वेस्ट दोनों ने कंप्रोमाइज़ किया और भारत का मान रखा और प्रधानमंत्री मोदी का एज ए होस्ट मान रखा कि ऐसा ना हो कि डिक्लेरेशन ना हो और उसको बाद में कुछ वो बदमज़गी हो जाती। दोनों ने, पर जो पैरा है वो विश्व का सोच दिखाता है, 20 मेंबर्स का ही सोच नहीं, कि जो प्रिंसिपल्स हैं यूएन चार्टर का उसको अफर्म किया गया है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी ऑफ कंट्रीज़ को अफर्म किया गया है, पर कंट्री का नाम नहीं लिया गया। तो ये रूस की तरफ भी इंगित है, ये चाइना की तरफ भी इंगित है। जो भी जहाँ भी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज अप्लाई कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उन सबके लिए एक संदेश है कि विश्व का जो सोच है वो है कि दिस इज़ नॉट ए एरा ऑफ वॉर। और अब इसका यूक्रेन रशिया में जो युद्ध है उसका समापन की तरफ कोई स्टेप चलेगा, मैं समझता हूँ उसमें अभी समय लगेगा, पर ये एक कंप्रोमाइज़ कर लेना मैं समझता हूँ भारतीय डिप्लोमेसी की जीत है, भारत की एज ए होस्ट जो रेस्पेक्ट है पूरे विश्व में और हमारे जितने 20 गेस्ट थे उनके दिल में, उसको दिखलाता है। बिल्कुल, और ये एक तरीके से जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सूत्र कह लीजिए आप, ब्रह्मवाक्य कह लीजिए आप, कि ये जो युग है वो युद्ध का युग नहीं है, ये दौर युद्ध का नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति सुरेश कुमार गोयल जी भी हमारे साथ मौजूद है। सुरेश सर जी, इससे पहले जो मेरे कलीग स्कंद तायल ने कहा, मैं उससे काफी हद तक सहमत हूँ। देखिए, आज सवेरे कहीं बातचीत हो रही थी, मैंने तब भी कहा था कि अगर कंसेंसस आया है यहाँ पर ये डिक्लेरेशन में, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये बड़ी क्लेवर, बड़ी चतुर ड्राफ्टिंग है ये, कि हमने जहां पर डिफरेंसेस हो सकते थे वो लफ्ज निकाल करके, लेकिन बिना कोई अर्थ बदले हमने वहां पर एक पैराग्राफ डाला जिससे साफ जाहिर था कि इरादा क्या है, चाहे वो रूस की तरफ हो या चाइना की तरफ हो या किसी और की तरफ हो, इरादा वही थी। दूसरी चीज ये है कि ये एक तरह से जो वहां पर बड़ी कंट्रीज मौजूद थे वो भारत का मान रखने वाली बात थी, क्योंकि वो जानते थे कि भारत को इस डिक्लेरेशन की जरूरत है, हम चाहते करा जाए, तो उन्होंने हमारा साथ दिया। अक्सर ऐसा होता है इस तरह की डिक्लेरेशंस में, इस तरह की कंसेंसस डॉक्यूमेंट्स में, कि अगर कोई छोटी मोटी चीज आखिर तक रह जाती है तो चीफ जो प्रिंसिपल्स इन डेलीगेशन से, जैसे इस केस में प्रधानमंत्री मोदी जी, वहां पर जो बाइडेन, वहां पर ऋषि सुनाक, या मैं कहूं वो कहते हैं कि छोटी सी चीज है, हम बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं है, अभी चलने दो इसको। वो हुआ आखिरी चीज। लेकिन ये साफ जाहिर था कि रूस को लेकर के जो डिफरेंसेस हैं वो बने हुए हैं, वो खत्म नहीं हुए हैं और आगे भी सामने आएंगे। ठीक है, मेरे साथ पूर्व विदेश सचिव शशांक जी भी इस वक्त जुड़ गए। और शशांक सर, कल भी आप मेरे साथ थे और तब जब हम चर्चा कर रहे थे वो इस रूप में बात की जा रही थी कि साहब ये जो डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है, अब ये टैक्टिकल सहमति है या फिर ये स्ट्रेटेजिक सहमति है, और अगर ये स्ट्रेटेजिकली
तौर पर किसी सहमति या कंसेंसस की तरफ बढ़ा गया है तो फिर दुनिया के लिए यहां से उम्मीद। और ऐसे में आज अमेरिका की तरफ से यह बयान आना कि साहब दुनिया की शांति के लिए ये G20 समिट, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एक बड़ी उम्मीद की बात है। इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये दो पहलू हैं इसके। एक तो G20 जो है ये इकोनॉमिक समिट थी और G20 से थोड़ा बहुत बाली समिट के बाद से एक साल पहले से ऐसा लग रहा था कि डिफरेंसेस इतने बढ़ रहे हैं और यूक्रेन वगैरह जो उसके जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं जिनके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं वो उन पे फॉर्मुलेशन वगैरह पे एग्रीमेंट नहीं बन पा रहा। तो मेरे लगता ये है कि इस बार पूरे तरीके से ये सहमति बन गई। हालांकि जब तक समिट लेवल नहीं हुआ तब भी संशय बना हुआ था कि हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे इन ऑब्जेक्टिव्स पर, लेकिन ऐसा लगता है कि सबका एग्रीमेंट हो गया कि ये इकोनॉमिक समिट है, इसको पूरे तरीके से सफल होना चाहिए। और दूसरा, भारत इसको बहुत मेहनत करके भारत ने अपने पूरे देश को जोड़ा है, ग्लोबल साउथ के सब देशों को जोड़ा है, अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा है। तो ये सब चीजें, और अब देखिए मोदी जी जो है वो आसियान समिट के लिए भी पहुंच गए थे जी एक दिन पहले, यानी कितनी जबरदस्त एनर्जी दिखाई है, कितना मेहनत करी है। तो मेरे ख्याल से उसको अप्रिशिएट किया गया है सब देशों के द्वारा। अब बाकी इसका जो अमेरिका ने कहा है थोड़ा बहुत लग तो रहा है हमको भी कि कुछ ना कुछ इसके आगे स्ट्रेटेजिक चेंजेस भी आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए तो फिर हमको ये फोरम ठीक नहीं है या ये स्थिति धीरे धीरे जो है इस पे बातचीत एक बार जारी रहेगी तो मुझे लगता है कि वो उसमें आगे भी बात बढ़ सकती है। बिल्कुल सर, दुनिया इसी बात की उम्मीद कर रही है और शायद इसी एक समाधान की राह देख रही है कि कब दुनिया में शांति आए। रूस यूक्रेन के बीच जिस तरीके से युद्ध चल रहा है उसका अंत कब होगा, ये एक बड़ा सवाल जो दुनिया के सामने बना हुआ है। इस बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर मैं आपको बताने जा रही हूं। G20 समिट, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर सवाल यूक्रेन की तरफ से उठा दिए गए। वो सहमति जो पूरी दुनिया के देशों में बनी उस पर यूक्रेन की तरफ से सवाल उठाया गया है। रूस का नाम ना लिए जाने को लेकर सवाल उठाया गया है यूक्रेन की तरफ से। इस डिक्लेरेशन में रूस का नाम किस अंदाज में जोड़ दिया गया है यूक्रेन की तरफ से, ये देख लीजिए जरा। दरअसल ये यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक्स पर ये पोस्ट डाला है। ये जो काले रंग में लिखी हुई सेंटेंसेस आप देख रहे हैं ये G20 समिट न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का हिस्सा है। और क्या किया गया है यूक्रेन की तरफ से, यहां लाल रंग में यूक्रेन को जिस बात पर आपत्ति है नीचे की लाइन काटकर लाल रंग में उसने वो जोड़ दिया है। जैसे जो बात कही जा रही थी कि साहब देखिए सहमति बन गई, वॉर अगेंस्ट की जगह इन यूक्रेन लिख दिया तो उन्होंने वापस अगेंस्ट शब्द का इस्तेमाल किया है। ऑल स्टेट्स की जगह रशिया यहां पर ऐड कर दिया है। तो रूस का नाम और रूस पर यह निशाना यूक्रेन की तरफ से। तो G20 समिट फिलहाल जारी है, आपको बता दें समापन की ओर बढ़ रही है। और इस बीच इस G20 समिट की साइडलाइंस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई द्विपक्षीय वार्ताएं अभी तक कर ली हैं, कुछ और आगे के लिए उनकी आज तय हैं। इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कल यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय वार्ता की उस दौरान खालिस्तानी आतंकवादियों वाला मुद्दा उठा। तो यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिस्तानी आतंकियों का मुद्दा उठाया। इस पर और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर ऋषि सुनक भी मुखर रहे हैं इसके विरोध में। मंत्री पिछली बार भी जब ऋषि सुनक से मिले थे तब उन्होंने इस इशू को उठाया था, उसके बाद प्रिवेंटिव स्टेप्स भी यूके ने उठाए थे, लेकिन उसके बावजूद रोमाना इंसिडेंट्स रुके नहीं थे। और इसी वजह से हमें टॉप सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि प्रधानमंत्री ने जब कल मुलाकात की ब्रिटिश पीएम से तो उन्होंने इस मुद्दे को दोबारा से उठाया और उनसे इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की। तो ये बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री ने खालिस्तानी सेपरेटिस्ट का मुद्दा यूके के प्राइम मिनिस्टर से आखिरकार कल की बैठक में फिर से उठाया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको जल्दी से बताते हैं। जानकारी ये मिल रही है कि रूस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आप जानते हैं G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं आए हैं, उनकी जगह मंत्री सरगेई लावरोव आए हुए हैं और वही विदेश मंत्री जो अब से कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस पर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह जुड़ रहे हैं, एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर। जरा उनसे ही जानते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस
क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन की तरफ से कुछ देर पहले वो जो आपत्तियों वाली खबर एबीपी न्यूज पर हम दिखा रहे थे उस पर भी जवाब दिया जाएगा रूस की तरफ से? मेन फोकस वही रहेगा। उसके अलावा G20 को लेकर किस तरह से अमेरिका की तरफ से भी एक प्रिंसिपल डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से रिएक्शन आ चुका है कि क्या कुछ और कैसे तय किया गया, और उसके अलावा बाकी देशों से भी रिएक्शन आ गया। ऐसे में रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन जो एक नरेशन बिल्ड करना चाह रहा है और G20 को पूरी तरह से एक इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बताना चाह रहा है कि G20 इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। जो यूक्रेन की तरफ से स्टेटमेंट आया है उसका एक तरह से करारा जवाब दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि सर्गेई लाव्रोव रशिया की तरफ से जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो काफी चीजें वो क्लियर कर देंगे कि रशिया का नाम, और जाहिर सी बात है वो खुद भी ये बोस्ट जरूर करेंगे मॉस्को में बाकी रशियन जनता के लिए कि हमने रशिया का नाम आने नहीं दिया। बाकी जो चीजें की गई वो की गई, लेकिन हमने रशिया का नाम आने नहीं दिया। और प्राइमरी फोकस रहेगा यूक्रेन की आपत्ति को लेकर करारा जवाब देना रशिया की तरफ से। बिल्कुल, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। और इस बीच जल्दी से रिएक्शन लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। गौरी जी, आपके पास आना चाहूंगी। ये जो डेवलपमेंट हुई है इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे कुछ देर बाद रशिया की तरफ से की जाएगी। मुझे लगता है रोमाना जी, सबसे बड़ी उपलब्धि G20 समिट की भारत में ये रही कि हमने रशिया यूक्रेन के मामले को पूरी समिट को हाईजैक करने नहीं दिया। ये हुआ पिछले साल बाली की डिक्लेरेशन में, बाली समिट में, और उम्मीद की जा रही थी और ये चिंता जताई जा रही थी कि शायद ये इस साल भी होगा, और ऐसा नहीं हुआ है। जहां तक यूक्रेन की नाराजगी है, वो उनकी नाराजगी अपने नेटो के मेंबर्स से होनी चाहिए, इंडिया से नहीं हो सकती। इंडिया ने हमेशा बहुत संतुलित एक रास्ता और एक संतुलित अपना स्टेटमेंट रखा है रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट को लेके, और वही हम आगे भी रखने वाले हैं। ये रशिया यूक्रेन का मामला पूरी G20 समिट को हाईजैक नहीं करा है, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी एक और भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट इस समिट का ये रहा है कि हमने आर्थिक मुद्दों को और बाकी जो और मुद्दे हैं उनको फ्रंट लाइन पे लेके आए हैं, सिवाय जस्ट रशिया यूक्रेन के, जो एक साइड इशू है जो अलग से टैकल किया जाएगा। बिल्कुल, और वैसे भी ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोरम है, और ऐसे में अगर अब जो G20 समिट न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जिस पर यूक्रेन की तरफ से इस तरीके की आपत्ति जताई जा रही है, स्कंदताल सर, इसके मायने कुछ नहीं रह जाते आपकी नजर में? नहीं, देखिए, अभी आपने जिक्र किया कि शायद सर्गेई लाव्रोव जो रूस के विदेश मंत्री हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं समझता हूं कि यूक्रेन के बारे में तो जो वो कहेंगे, पर जो ग्रेन्स एक्सपोर्ट का जो मुद्दा है उसमें पूरा ब्लेम रशिया के ऊपर जा रहा है। और रशिया बार बार कह रहा है कि इस डील जो यूनाइटेड नेशन टर्की के साथ हुई थी उसमें कुछ उनको रशिया के लिए भी करना था, जो कि नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ कि वो पक्ष वो ज़रूर रखना चाहेंगे विश्व के सामने, और जो यहाँ G20 के लोग हैं और जो अफ्रीका के पार्टिसिपेंट्स हैं शायद वो एक्सप्लेन करना चाहेंगे। और यूक्रेन ने जो अपना उठाया है, तो यूक्रेन तो दुनिया की, जिस तरह से यूक्रेन ने नेटो को ज्वाइन करने का प्रयत्न किया है, मैं पूरा दोष प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को देता हूं। वो बलि का बकरा बने हुए हैं और पूरे विश्व की शांति को उन्होंने भंग कर दिया है कि, और अमेरिका से इंस्टिगेट होकर, खैर उस पर हमें नहीं जाना चाहिए, पर विश्व को, यूक्रेन एक यूरोपियन युद्ध है, यूरोप तक ही वो रहना चाहिए, और विश्व पर उसकी जो और इम्प्लिकेशंस हैं, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो फूड हो, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये अपना, यूक्रेन ने अपनी खाई खुद खो दी है और वो ही भुगतेगा उसको। दुनिया को ज़्यादा उसकी चिंता उसके इम्प्लिकेशंस की करनी चाहिए। यूक्रेन का भविष्य यूक्रेन के लोगों के हाथ में है और उन्हें देखना चाहिए कि कैसे आगे बढ़ेंगे। एब्सोल्युटली सर, आप बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। मुझे लगता है जल्दी से सुरेश सर से भी एक कमेंट लेंगे इस पर। यहाँ पर साफ तौर पर वो खिसियाहट इस रूप में यूक्रेन की ज्यादा नजर आती है कि जिस वेस्टर्न ब्लॉक के बूते पर यूक्रेन इस युद्ध के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हुआ सामने फोरफ्रंट पर खड़ा हुआ नजर आ रहा था, वही वेस्टर्न ब्लॉक अमेरिका की सहमति से ये G20 समिट न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इस पर मोहर लग जाती है। और एक बड़ी बात जो स्कंदताल सर कह रहे थे कि साहब ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि रूस यूक्रेन के बीच वो जो अनाज समझौता है उस पर दोबारा से विचार किया जाए, तो उसको लेकर भी रूस की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना पक्ष एक तरीके से रखा जाएगा। उसी के मंच के तौर पर रूस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। गोयल सर जी, वो हिंदी में कहावत आपने सुनी होगी कि अभी अभी कपड़ा सिला है और बखिया उधड़नी शुरू हो गई है, जिसकी मेरे को पूरी उम्मीद थी कि ये एक जो डिक्लेरेशन हुआ है ये क्लेवर ड्राफ्टिंग है, ये बड़ी चतुर ड्राफ्टिंग है,
क्योंकि जो बेसिक मुद्दा है, चाहे वो ब्लैक सी ग्रीन डील हो या यूक्रेन का जो रशिया को ब्लेम करने का जो हो, उसके ऊपर एक्चुअली मतभेद बड़े बेसिक है ये। और हुआ यही है कि जब ये लैंग्वेज बन गई कि हाँ हम इस लैंग्वेज को कर सकते हैं एक्सेप्ट, तो डेलीगेशन के जो हेड्स है उन्होंने कहा चलिए ठीक है, अभी भारत का मान रखने के लिए अभी मान लेते हैं, जो बाकी की डिफरेंसेस है बाद में देखा जाएगा। रही बात लावरोव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लावरोव को मैं थोड़ा सा जानता हूं पहले से, जब मैं रशिया को डील करता था। रशियन लीडर जो है काफी सुलझे हुए लीडर हैं। मेरा ख्याल है कि वो भारत की जमीन पर अपने जो यूक्रेन से या यूएसए से जो डिफरेंसेस हैं, भारत की जमीन पर कम से कम ज्यादा उसको हवा नहीं देंगे जी। लेकिन वो ये जरूर एक्सप्लेन करेंगे जी कि हमने इस डिक्लेरेशन पर मतभेद होते हुए भी हमने एक्सेप्ट किया है कि शांति आगे बढ़े, और थोड़ा बहुत और जो है एक्सप्लेनेशन देंगे, क्लैरिफिकेशन। बिल्कुल बड़ी बात बता रहे हैं सर आप दर्शकों को। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी, बस छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं और बताते चले आपको G20 समिट अपनी समापन की तरफ आगे बढ़ती है और किसी भी पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो इस समिट में जो समापन संबोधन है वो टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने होगा। केवल सौंपता हूं मैं राष्ट्रपति लूला को इस अवसर पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। Bem, primeiro gostaria de dizer às autoridades aqui presentes, Suas Altezas, aos presidentes, aos primeiros ministros, de que a natureza ela continua dando demonstração। तो G20 समिट नई दिल्ली का ये समापन होते हुए देख रहे हैं आप इस रूप में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अगले साल के लिए मेजबानी अध्यक्षता के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को जो कमान है एक तरीके से वो सौंप दी गई है, और इस वक्त उन्हीं का संबोधन इस मौके पर जो आप सुन रहे हैं। और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बेहद महत्वपूर्ण बातें जो कही गई उस पर प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया किस रूप में ये G20 प्लेटफॉर्म जो है वो आशावादी प्रयासों के एक प्लेटफॉर्म के तौर पर उभर कर आया। और ये तस्वीरें एक बार फिर से उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान सौंपी है अगले साल की अध्यक्षता के लिए ब्राजील को। हमें ये बेचन एक तरीके से कह सकते हैं आप, जो इंडोनेशिया से मिली थी, क्योंकि हमसे पहले इंडोनेशिया G20 समिट की मेजबानी कर रहा था। और सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। presidência indiana do G20 e pelo excelente trabalho na preparação dessa cúpula e no carinho que foi dedicado a todos nós convidados। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं क्योंकि भारत की कामयाबी की दास्तां के तौर पर बरसों बरस ये तस्वीरें याद इस रूप में रखी जाएंगी कि बटी हुई दुनिया को भी एक साथ एकजुट करने की क्षमता हिंदुस्तान ने दिखाई। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जिस पर तमाम देशों की सहमति बनी, जिस पर मोहर लगी। उनके नेतृत्व में G20 हमारे साझा लक्ष्यों को और आगे बढ़ाएगा। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लूला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। तो भारत की धमक जो कूटनीति के इस कुंभ में पूरी दुनिया ने देखी, G20 समिट न्यू दिल्ली जिसका ये सफल समापन, और इसके साथ ही अब अगला मेजबान देश ब्राजील बन गया है क्योंकि ये मेजबानी का गेवल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उन्होंने वो सौंप दिया है अब ब्राजील के हाथ में। महत्वपूर्ण हो जाता है
ये समिट जो नई दिल्ली में हुआ, जिसके समापन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ तौर पर यह बताया गया किस तरीके से हित ही नहीं हृदय भी जुड़े इस G20 समिट न्यू दिल्ली से। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं भारत मंडपम से। हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, और क्या महत्वपूर्ण बातें जो इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई, जरा बताइए। देखिए, उन्होंने यूएन का जिक्र किया और उन्होंने यूएन का जिक्र करते हुए कहा कि यूएन इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पर 51 देशों ने इसकी शुरुआत की, लेकिन आज 200 से ज़्यादा देश हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है वो विश्व के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहा है। तो उसी तरह G20 है, जहां सभी देश विश्व के फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं, विश्व की भलाई के लिए बात कर रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और सबसे बड़ी बात है रोमाना, आज ही देखिए अभी ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं और संबोधित कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले, यानी कि अगर आप 3 से 4 मिनट पहले फ्लैश में चलें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चूंकि ब्राज़ील अगला होस्ट कंट्री है जहां पे G20 का आयोजन होना है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें होस्ट कंट्री के नाते उन्होंने बेटन सौंपी और ये अगला राष्ट्र होने के नाते उनको अगले अध्यक्षी के लिए एक तरह से कहें कि बेटन सौंप दी गई। तो अब बहुत महत्वपूर्ण इस समय ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा जो इस समय संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले इस पूरी बैठक को संबोधित किया और भारत पूरे विश्व के साथ विश्व के भविष्य को एक मानकर चल रहा है, ये बात उन्होंने कही। जी रोमाना। G20 आशावादी प्रयासों का प्लेटफॉर्म बना, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। ग्लोबल फैमिली को हम हकीकत बनते हुए देख रहे हैं, यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। हम सबके हित ही नहीं हृदय भी यहां पर जुड़ते हुए नजर आए, यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। और आगे के लिए रास्ता इस रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया कि अप्रोच जो है विकास की, उसका आकलन GDP से नहीं बल्कि ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच से किया जाना चाहिए। तभी वसुधैव कुटुंबकम वाले मंत्र थीम के साथ जो भारत ने G20 समिट न्यू दिल्ली का ये सफल समापन किया है, उसका जो लक्ष्य है वो आने वाले समय में हासिल हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बड़ी कवरेज में मेरे साथ बने रहने के लिए।